कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं 60 साल की युवा की बात भी करता हूँ और मैं 80 साल की युवा की बात करता हूँ। कितने लोग ऐसे होंगे जो धूप में ईंट या पत्थर उठा रहे होंगे, कितने लोग सर ऐसे होंगे जो कितनी सारी बीमारियों से जूझ रहे होंगे। हब्बा लगाने वाली बात है, पुरुषों को रोना भी चाहिए। हाय, मेरा नाम विराज है और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 पर। शुरुआत में ना आज हम सुबह से एक बात कर रहे थे कि कैसे किसी को कोई खुशी दी जा सकती है। और मुझे लगता है कि हम सारे बात कर रहे थे तो बहुत सारे पॉइंटर्स आए, लेकिन उनमें से एक बात थी कि कोई एक स्टेप आगे बढ़ाता है और दूसरा एक स्टेप आगे बढ़ाता है और दोनों थोड़ा थोड़ा आगे आते हैं तो शायद एक बात करके खुशी आ सकती है। बट वहीं आज मेरे साथ एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर तो मुस्कान है ही, लेकिन बातों में भी बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें हैं। तो उनके साथ हम बात करेंगे। अर्शदीप सिंह मेरे साथ हैं, BBA LLB को यहाँ पढ़ाते हैं और इसी के साथ साथ इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन CU हो चुका है। सो बहुत सारी बातें इनसे करते हैं, है ना। वेलकम अर्शदीप, कैसे हैं आप? सबसे पहले सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ आकर आपके सामने और आप सभी के सामने अगर मुझे एक मौका मिल रहा है अपने आप को, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, तो आई फील सो ब्लेस्ड टू बी हियर। राइट। और सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, क्योंकि हम जो भी हमारे स्टूडियो में पहली बार आता है, रेडियो में पहली बार आता है, हम उससे पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है। तो आप काफ़ी देर से हम हमारे स्टूडियो में हैं, रेडियो में हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? सर, इंसान के जीवन में बहुत सारे फेजेस आते हैं जब उसे अपने घर से बाहर भी रहना पड़ता है। एंड ट्रस्ट में, जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इस समय मुझे अपने घर की याद नहीं आ रही। तो आप इससे पता कर सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है कि इट इज़ लाइक माई सेकेंड होम एंड आई एम फीलिंग सो गुड ओवर हियर। राइट। तो ये खुशी है ना, इनके चेहरे पे दिख भी रही है। ओके, सो सर से बहुत सारी बातें करनी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले जो बचपन स्टार्ट होता है ना, उनकी बैकग्राउंड होती है, सारी की सारी चीज़ें जहाँ से स्टार्ट होती हैं उसके बारे में पूछते हैं, है ना। हमें बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई जर्नी की और कहाँ से आप हैं, हमें हमारे लिसनर्स को भी बताइए। सर, वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ एक बहुत बहुत ही, अगर आपने सुना होगा, एक ऐसी सिटी से जहाँ ब्रेवरी हर किसी के खून में बहती है, जहाँ जो साहित्य लिटरेचर है वो हर एक युवा के अंदर है। और मैं बात कर रहा हूँ कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी झांसी की वाली रानी। रानी थी। तो मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ सर। और मैंने झांसी को ब्रेवरी की सिटी इसलिए बोला है कि आज वहाँ का हर एक युवा अपने अंदर वही एनर्जी और वही उत्साह लेके चलता है। और जब मैं युवा की बात करता हूँ ना सर, तो मैं सिर्फ 18 से 30 साल के युवाओं की बात नहीं करता, मैं 60 साल की युवा की बात भी करता हूँ और मैं 80 साल की युवा की बात करता हूँ। क्योंकि आपका जो एक अंदर से एक जो कुछ करने का एक टैलेंट है, वो झांसी के हर बंदे में आपको दिखेगा। तो मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। आई वॉज बेसिकली बोर्न इन लुधियाना बट बॉट अप इन ओके। झांसी। ओके। तो वहाँ कैसे हुआ, मतलब ब्रॉट अप वहाँ कैसे? सर देखो, ये मेरा बहुत बड़ा एक मेरी खुश नसीबी है कि मुझे गुरुओं की धरती पे जन्म मिला। और आई फील सो ब्लेस कि बाबा दीप सिंह जी का आशीर्वाद शुरू से मेरे साथ रहा है। एक्चुअली मेरी मदर, हमारे यहाँ एक सर रिचुअल होता है कि मदर को जब हमारे यहाँ उनका फर्स्ट बेबी होना होता है तो फिर वो अपने मायके जाती ओके। हैं। तो मेरा जो मेरा नानका है वो मेरा लुधियाने का है। तो मैं लुधियाने में ही मेरा बर्थ हुआ था। ओके। और फिर मेरे झांसी में मेरी पूरी शिक्षा, पूरा प्रारंभिक से लेके मेरी PhD तक, अच्छा, सब सब वहीं कुछ हुआ। मेरा वहीं से हुआ है सर। ओके। झांसी की बात करते हैं। झांसी के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि वहाँ स्पेशल क्या है घूमने के लिए, अगर कोई पहली बार वहाँ जा रहा है तो। झांसी की सबसे अच्छी स्पेशलिटी है सर, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ के लोगों के अंदर एक बहुत वेलकमिंग नेचर दिखेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि, जैसे मेरे आपसे बात हो रही थी तो आपने भी बताया कि झांसी के पास से ही आपकी बुआ का मैं घर है। एक बार गया था, हाँ। हाँ, आप जब वहाँ गए थे तो आप अगर झांसी जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब किसी एक अनजाने शहर में आ रहे हो। एक वो शहर है जो अनजानों को भी अपना बना लेता है। दूसरी चीज़, झांसी में सर बहुत कुछ देखने के लिए। झांसी का किला आप देखो, जहाँ इतिहास अपने आप को बताता है और जहाँ जाकर आपको सच में ये फील होता है कि बलिदान की भूमि पर आकर कैसा मुझे मतलब कैसे युवाओं को आगे देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। साथ में ही झांसी में सर बहुत सारे अच्छी जगह हैं। झांसी के पास में ही बरवा सागर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ नेचुरल वाटरफॉल होता है, जिसे झरना जो वहाँ बोलते हैं हम ओके। लोग। तो वहाँ और काफ़ी सारी खूबसूरत जगहें आगे। आप खजुराहो चले जाएं जो कि बहुत फेमस है। खजुराहो हिंदुस्तान ही क्या, पूरे देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो वहाँ आकर घूमते हैं। तो एक ऐसी सिटी है जो आपको बहुत कुछ देगी, जो आपको एक
एक सुंदरता के साथ में एक सौहार्द और एक कई सारी गाथाएं गाती हुई सिटी मिल जाएगी आपको। और झांसी के पास में ही एक ओरछा एक ऐसी जगह है, ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ता है, पर यूपी एमपी साथ साथ में लगे हुए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में अगर हम भगवान श्री राम को भगवान के नाम से देखते हैं, पर ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनको राजा राम बोला जाता है। और उनको आज गार्ड ऑफ ऑनर में सुबह भी और शाम को भी बंदूकों की सलामी दी जाती और है। ऐसा क्यों है वहाँ पे? सर यहाँ प्रथा है कि वहाँ पर जो राम जी हैं, एक उसकी ऐतिहासिक कहानी Okay. है। वहाँ की जो रानी थी सर, वहाँ की रानी ने जब बहुत प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान उनको मिले और भगवान ने उनको ये बोला था कि आप हमें जहाँ स्थापित कर देंगे हम वहीं बैठ जाएंगे, उसके बाद हम उठेंगे नहीं। Okay. तो वहाँ की रानी जब भगवान श्री राम की मूर्ति को लेके आई, तो उन्होंने अपनी किचन में कुछ देर के लिए जब वो लेके आई तो आराम करने के लिए रखा। और आज आप अगर ओरछा मंदिर जाएंगे, बहुत भव्य मंदिर है सर। हिंदुस्तान का हर एक प्रधानमंत्री से लेके हर मिनिस्टर से लेके एक्टर से लेके कई सारी शूटिंग है आपकी। बॉलीवुड की जो रावण मूवी हो गई या दृश्यम हो गई, आपकी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं, भूल भुलैया हो गई, सारी शूटिंग्स वहीं होती हैं सर। तो अगर आप आज जाओगे, आपको दर्शन करने का ये सौभाग्य और ये सुअवसर प्रदान होता है, आपको मिलता है। तो आप देखो कि आज भी मंदिर बहुत अब एडवांस हो गया है, पर आज भी भगवान जहाँ बैठे हैं वो किचन ही है और भगवान वहीं बैठे हैं। तो इसीलिए वहाँ को राजा बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ के प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्ट करते हैं उस पूरी सिटी को। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि ही इज़ अ किंग ऑफ दैट सिटी। सो वी आर सो ब्लेस्ड कि झांसी के आसपास भगवान भी हैं। झांसी में वीरांगनाएं भी हैं। झांसी में अगर मैं साहित्य की बात करूं तो आपने प्रेमचंद जी को सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद जी को, उनका भी चरगांव से वास्ता है। और अगर आप स्पोर्ट्स की बात करूं तो हॉकी के प्लेयर जादूगर दादा ध्यानचंद को हम अगर नहीं बात करें उनकी, तो एक बहुत ही मेरे लिए एक गलत बात हो जाएगी। तो दादा ध्यानचंद भी हैं, वो भी झांसी से ही बिलोंग करते हैं। काफ़ी चीज़ें आज पता लगी हैं जो हमें शायद नहीं पता थी। एंड इतनी सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ और आपकी ये समझ आ रही है कि आप चीज़ों को पढ़ते बहुत हैं, समझते बहुत हैं, और स्पिरिचुअली आप बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। लाइक अभी भी आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। सो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं जब, तो इसका मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, असल में स्पिरिचुअल होता क्या है? सर स्पिरिचुअलिटी यानी हिंदी में अगर इफ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट इज मोर ऑफ लाइक इट्स इन हिंदी वी सेड आध्यात्म, आध्यात्मिकता जो होती है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप इस वर्ड को देखो तो एक इसमें पहला वर्ड आता है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब है आपकी सोल। अगर सर आपने एक बहुत ही, अगर हिंदी में एक बहुत बढ़िया मुहावरा अगर आपने सुना होगा, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है पाना खुद से खुद की दूरी को। यानी कि जब मैं बात करता हूँ अपने आप को जानने की, हम दुनियावी उसमें लगे रहते हैं कि सामने वाले ने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब हम खुद की खुशी से ज़्यादा दूसरों के विचारों में हमारे लिए क्या विचार आएंगे, उस पर हम बहुत फोकस करते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ। आप अपने आप को जानो। अगर आप भगवान बुद्ध को देखोगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपने आप को जाना तब क्या हुआ, उन्हें सेल्वेशन प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। अगर आप गुरु नानक देव जी को देखो या शिरडी के साईं बाबा को देखो या आप किसी भी भगवान के अवतार को देखो, तो ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने आप को जाना और जिंदगी की महत्वता को जाना। हम क्या होता है सर, हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो गई और मेरा प्लेन वहां से निकल गया, मैं कितना कोसता हूँ भगवान 10 मिनट में पहले आ जाता, काश वो ऐसा ना होता। वो कई सारे हमारे माइंड में चीज़ें आने लग जाती हैं। और अगर आप सोचो लास्ट ईयर जिन लोगों की फ्लाइट मिस हुई और दुर्भाग्यवश जो पिछले साल जो एक इतना गलत हादसा हुआ जिसमें कितने मासूमों की जान चली गई, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी जिसमें विजय रूपाणी जी थे उसके अंदर। अब सोचो जिसकी वो फ्लाइट मिस हुई होगी सर, उसने भगवान को कितना शुक्र मनाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव लेने से अच्छा है हमें चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अगर वो देखो सर, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो हो वो बहुत अच्छा और जो ना हो वो हरी इच्छा। जो हो रहा है वो तो अच्छा है ही, जो नहीं हो रहा वो उस भगवान की मर्जी है। आजकल का जो यूथ है ना, वो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन पुराने लोग वही बोलते आ रहे हैं आज, है ना। हमारे बुजुर्ग हैं या फिर हमारे से बड़े हैं, माँ बाप हैं, वो हमें यही सिखाते आ रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही है ना। बट आजकल का यूथ इस चीज़ को नहीं समझ रहा। उसको अगर समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? सर देखो, यूथ क्यों नहीं समझ रहा, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है।
अगर मैं बात करूँ सर, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं भी जेंजिबल जनरेशन में ही हूँ, मेरी एज भी ठीक ठाक है, आई एम नॉट वेरी ओके। ओल्ड, राइट। बट व्हाट आई सी कि मैंने क्या देखा है, मैंने बचपन में देखा है कि मुझे किसी भी चीज़ को करने के लिए परिश्रम करना पड़ता था। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मेरी मम्मी ने बोल दिया सब्जी लेके आनी है, तो मैं खुद सब्जी लेने जाता था और उसको लेके आता था। आज ऑल्टरनेटिव क्या है, आपने ब्लिंकिट कर लिया, आपने इंस्टा मार्ट से कुछ भी मंगा लिया, तो एक तो ये परिश्रम यहाँ खत्म हो गया। अब आपको 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, वो जो पेशेंस है वो भी खत्म हो गया। साथ में जब से ये सोशल, आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया इज अ बून ऑल्सो इफ यू यूज इट प्रॉपरली, बट ये कहीं ना कहीं से लोगों के पेशेंस लेवल को खत्म कर रहा है। आज हमारे अंदर सब्र, धैर्य, ये सब खत्म हो गया। पहले क्या होता था सर, हमारी जनरेशन इतनी अमीर नहीं होती थी, तो फादर की मेहनत बच्चे देखते थे, बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिलती थी तो बच्चे भी उस पर मेहनत करते थे कि मैं कैसे इसको और आगे लेके जाऊँ। आज मैं क्या देख रहा हूँ, फैमिलीज में पेरेंट्स बहुत पैम्पर कर रहे हैं अपने बच्चों को। पैम्परिंग इज नॉट बैड, बट एक एज तक पैम्परिंग करो, 12 साल, 13 साल, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स तक पैम्परिंग करो, फिर उनको छोड़ दो। अगर आप सर देखो वेस्टर्न में, वहाँ पर एक चीज़ मुझे जो ठीक लगती है, 18 साल के बच्चे को फिर बच्चा ना मान के उससे काम करने की उम्मीद होती है कि ही विल अर्न द ब्रेड एंड बटर। वो अपनी पढ़ाई भी करता है, साथ में वो अपने खर्चे भी उठाता है। हमारा बच्चा 29 साल का भी हो जाए, अगर वो तैयारी कर रहा है सीजीएल की, तो वो तो बालक है, भी तैयारी कर रहा है। स्पेशली अगर मैं यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो और बच्चों को थोड़ा सा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की ओर पुश करो, वो अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि उनको आगे चलकर उस पैसे की कीमत मालूम चले। तो सर ये एक मेन कारण है कि जो धैर्य है, जो सब्र है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एक्सटेंट हो रहा है। एंडेंजर्ड भी नहीं कहूँगा, एंडेंजर्ड तो हो गया है, वो एक्सटेंट हो रहा है सर। उसको हमें, मुझे और जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन सबको सुनने की बहुत ज़रूरत बिल्कुल है। बिल्कुल, हम बहुत सारी डायमेंशंस में जा रहे हैं, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम आपके बारे में बात कर रहे थे, है ना। झांसी से आप हैं, कैसे आगे सोचा कि यार मुझे क्या बनना है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आजकल समझ नहीं आता, कि सोचना पड़ता है ना, कि क्या करना है क्या नहीं। क्या से सोचा कि हाँ मुझे ये सर ये बनना बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसके पास, मैं तो बहुत आई फील सो हैप्पी कि जब किसी को पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक टू माई स्टूडेंट्स एंड दे से सर कि सर आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दिस, आई फील सो हैप्पी बिकॉज देयर विजन इज वेरी क्लियर। इफ यू टॉक अबाउट मी सर, मैंने थोड़ी देर पहले बरुआ सागर की बात की थी, जो झांसी के पास ही कस्बा है। ओके। सो शुरू के कुछ साल मैं वहाँ पर रहा हूँ, तो मेरा स्कूल झांसी में था। झांसी के मेरे फादर ने मुझे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। ओके। वहाँ जितने भी वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे उस टाइम पे, उनके बच्चे या जितने भी आप बोल दो टॉप क्लास के जो बच्चे आते थे वो आते थे। तो सर जब मैंने क्लास 6 में, मैं अपने छोटे कस्बे से एक बड़े शहर के, मैं कॉन्वेंट स्कूल से निकल के जब मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में गया, तो जितने लोग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े होंगे उनको वहाँ का पता होगा कि वहाँ एक अलग ही दुनिया है सर। मैंने पहली बार लाइफ में जाकर वहाँ देखा कि जब मैं असेंबली हॉल में गया तो वहाँ पूरा क्वायर था, थॉट ऑफ द डे, न्यूज़पेपर उस दिन का, और काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे समझ में, मतलब मुझे, मेरे लिए कुछ नया था, कुछ एक उत्साह मेरे अंदर था। साथ में हर दिन की नई असेंबली होना, अलग अलग हाउसेस जो होते थे वो असेंबली कराते थे हर वीक, बच्चों ये जो प्रेयर कर रहे हैं उस प्रेयर को भी प्रॉपर सिंगिंग के साथ में, पूरा बैंड के साथ में होता था। I remember, sir, to be very honest with you, I hail from a like very humble background. I was from like a very small town. So I remember the day when I entered my classroom, there was one of the teacher, Ma'am Robinson ma'am was there. I will take her name, and I'm so thankful to her. So I was in the 6th class when I entered my classroom in front of so many students. There were at least 65 students in my classroom, I remember. So she asked one question, she asked that whether do you know how to speak in English? I didn't say anything. तो उन्होंने कहा कि no issues, I'll teach you how to speak in English. I'm talking about sir way back, like then sir something like it was something जो मुझे बहुत hit कर गया. I worked on my communication. मैंने अपने communication बहुत improve किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे जो चीज़ आती है मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो मैंने अपने आप को ठीक किया, मैंने अपने कम्युनिकेशन ठीक किया, अपने आप को ठीक किया। 9th क्लास में मैं सर उसी स्कूल के एक हाउस का मैं स्कूल कैप्टन बन गया।
10th क्लास में सर मुझे सीबीएसई ने सम्मानित किया। 10th क्लास में मेरा सर हिंदी में मेरा पूरे इंडिया में आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन हिंदी। 12th क्लास में जब मुझे इंग्लिश का मेरा एग्जाम था, क्योंकि हिंदी 10th तक ही थी हमारे यहाँ, आई डेंट ऑप्ट फॉर हिंदी इन माई 11th क्लास, ऑल्दो हिंदी वॉज वेरी गुड, बट मैंने कुछ नया सीखते हैं, राइट। तो सर 11th 12th में क्या होता था, हमारे यहाँ के जो हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे मेरे स्कूल के, वो इंग्लिश टीचर के पास जाते थे झांसी में। सिंस आई वॉज फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो मेरे लिए 2 घंटे वापस आना और फिर कोचिंग जाना, फिर 2 घंटे वापस जाना, तो रात के तो मुझे 10-11 तो इसी में बच जाते। मैंने कहा इससे अच्छा है, यूट्यूब भी आ चुका था, सब कुछ बढ़िया था, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया था, यूट्यूब भी आ चुका, सब कुछ बढ़िया चल रहा था सर उस टाइम पर। मेरी एक टीचर होती थी श्वेता मैम, आई रिमेंबर, वो जिस भी क्लास में जाती थी सर, मैं उनके पीछे पीछे, मैम आई हैव रिटन दिस नोट मेकिंग, मैम आई हैव रिटन दिस डायरी राइटिंग, प्लीज चेक कर लो। मैं कैमरे पे बताता हूँ सबको इस पॉडकास्ट में, मैंने कम से कम 1000 लेटर से ऊपर लिखे थे 12th क्लास में। 1000 लेटर जो हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं, अच्छा। हम लोग, वो मैंने मोर देन 1000 लेटर टू एडिटर मैंने प्रैक्टिस किए थे सर। मैंने गेव माई एग्जाम एंड द रिजल्ट केम, आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन माई डिस्ट्रिक्ट एंड आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। और मेरी क्लास के बच्चों से बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ज़िंदगी में मुझे खुद की हेल्प खुद से ही करनी पड़ेगी, एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो इसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन में गया। इसके बाद बाय गॉड ग्रेस मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपने बीकॉम ऑनर्स का। मैंने मास्टर्स फाइनेंस में किया, मैं वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा सर। सेम ईयर में मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद सर कोविड आ गया, मैंने कहा क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि मेरा यूपीएससी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। तो सर मैंने उसको ऑप्ट करने के लिए मैंने इग्नू से एमए सोशियोलॉजी भी किया, शौक में। मैंने डिफरेंट थिंकर्स को पढ़ा, चाहे एम एल्डर के हो, और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा। एक्चुअली मेरा इग्नू में भी सर मैं वहाँ पर टॉपर रहा, और फिर मैंने साथ में अपना बीएड भी किया रेगुलर से, और मेरा सर उसी टाइम मेरा जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने सर पीएचडी अपने फाइनेंस में की। तो ये मेरी बहुत छोटी सी जर्नी है सर। छोटी सी जर्नी ये कहना मेरे लिए तो मुश्किल है, लेकिन आई थिंक इन्हीं सारी चीज़ों से पता लगता है कि आपने कितना सारा इसी के अंदर स्ट्रगल भी देखा होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने सही भी होंगी, कई बार इंसान गिरता है ना। रोए कितनी बार सर? रोया कितनी बार तो नहीं पता, पर रोने के लिए कभी कोई कंधा नहीं ढूंढा। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है यूजीसी नेट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो 2019 में मेरा मास्टर्स हुआ था सर। तो मुझे याद है मेरी क्लास के बच्चों से जब मेरी बात होती थी, तो 2019 में आई रिमेंबर कि मेरी क्लास के बच्चे जो हैं वो दिल्ली में या बड़ी बड़ी जगहों पर दे यूज्ड टू टेल मी कि हम 35,000 या 40,000 या 1 लाख की कोचिंग कर रहे हैं। मुझे सर शुरू से कोचिंग वर्ड से बहुत अजीब सा लगा है। कोचिंग, मुझे पता था कि कोचिंग का मतलब क्या है, कि जब आप खुद सीखने की कोई इच्छा नहीं रखते, आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो कि आपको वो चीज़ पढ़ा देगा, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ दिस, जब आपका सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, सब कुछ है। तो सर आई ऑलवेज ट्राइड कि ये मैं खुद से करूँ, ना हो तो मैं सामने वाले से सीखूँ। और जब मेरा पहली बार में हुआ सर, तो आई फेल्ट कि ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो। और रोया तो सर बहुत बार हो, हम सभी रोते हैं, हालांकि हम अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो रोता नहीं होगा। आज रोते हैं आप? लास्ट टाइम कब रोए थे? शायद लास्ट टाइम कब रोया था सर ऐसे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ रो लेता हूँ। शायद पिछले हफ्ते। ठीक है, बताते हैं किसी को कि हाँ? कभी भी नहीं सर, क्योंकि मुझे लगता है बताने से आपको दुख तो कम होंगे नहीं, उल्टा फिर आपके ऊपर सिंपैथी हो जाएगी लोगों की, तो वो नहीं चाहता मैं लाइफ में। व्हाट डू यू थिंक, क्या मेंस को रो लेना चाहिए? कई लोग रोते भी नहीं, अंदर ही बंद होते हैं। सर क्या मेंस ह्यूमन बीइंग नहीं होते? नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं। तो फिर क्यों नहीं रोना चाहिए? रोना तो मैं कहता हूँ, रो के तो आपका मन बहुत हल्का। सर हमारे समाज का बहुत बड़ा स्टिग्मा है, मैं बताता हूँ। ये हमारे समाज में कुछ एक रूल सेट कर दिए गए हैं। बट क्यों है? है अब है ना सर, क्यों तो किस चीज का जवाब ही नहीं। बट जवाब यही है कि सर हमारा जो समाज रहा है, पहले की बात करूँ, अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुषों को एक आइडियल के तौर पे प्रस्तुत किया गया, जो कि अब चेंज हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि अब स्त्री और पुरुष दोनों समाज के बराबर हिस्से हैं। पहले अगर कोई, जैसे आज आप देखो कि स्त्रियां भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, पर पहले क्या होता था कि अगर स्त्री काम नहीं कर रही है और पुरुष काम कर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी पुरुष की, उस घर के देखभाल से लेके
भरण पोषण से लेके सारी दायित्वों का जो जिम्मेदारी थी वो पुरुष की थी। पर अब स्त्रियां भी घर को सपोर्ट कर रही हैं, और अगर वो घर पे नहीं बैठना चाहती, उनको भी लगता है कि अगर एक जन कमा रहा है तो एक जन सेव भी तो करेगा फ्यूचर के लिए। तो ये पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। पुरुष भी रोते हैं सर, किसने कहा नहीं रोते। मैंने तो किसी पॉडकास्ट में मैंने शाहरुख खान को भी रोते हुए देखा है, मैंने किसी पॉडकास्ट में मैंने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को रोते हुए देखा है, मैंने बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को रोते हुए देखा है। तो पुरुष क्यों नहीं रोते सर? ये तो एक समाज में एक धब्बा लगाने वाली बात है। पुरुषों को रोना भी चाहिए, मन हल्का हो जाता है सर, कुछ भी नहीं होता है ना। ऐसा होना चाहिए। और आप भी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो और आपको लगे कभी कि हाँ यार मुझे रोना है, तो बिल्कुल जी भर के रो लेना, और उसके बाद पर हाँ, खाली कर देना। किसके सामने रोना ये भी बहुत जरूरी है। कई बार कहता सर लोग हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं। आपको लगता है कि वो आपको आपके अपने हैं, आप उनके, पर वो 4 लोगों के सामने जाके आपकी बातें करते हैं। तो वो कहते हैं ना, चूज योर कंपनी वेरी वाइजली, सो यू हैव टू चूज योर पीपल वेरी वाइजली, कि किस सामने आपको रोना है। और रोने से ज्यादा आपको ये देखना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर टाइम रोते रहोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, राइट, और यू हैव टू स्टैंड अगेन एंड यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। दिस इज व्हाट आई कैन कन्वे। आई होप सो इन तक पहुंच गया हो और समझ भी जाए। सबको सब कुछ पता है, ये भी मिसकंसेप्शन है। हर आदमी को पता होता है कि बर्गर पिज्जा खाने से शारीरिक बीमारियां होती हैं। हर किसी को पता होता है एक्सेसिव मीठा खाने से शुगर जैसी बीमारी आती है। हर किसी को पता होता है बहुत नमक खाने से बीपी बढ़ जाएगा। पर करते हैं ना लोग, क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशंस को इतना हाई कर देते हैं कि सही गलत पर दिखाई नहीं देता। तो बस उस पर काम करना है कि जो हमारे लिए सही है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, डिप्रेशन की भी एक लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड कभी फील किया है? डिप्रेस कभी फील नहीं किया, टच वुड सर। कैसे पता लगता है कि ये डिप्रेशन है भी या नहीं है? सर डिप्रेशन तो ये वर्ड आजकल जेनजी में मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। अगर आप मेरे, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फादर एंड इफ आई टॉक अबाउट एनीवन, आप खुद देखो सर इस चीज़ को, लोगों ने कितनी मेहनत की। मेरे फादर के पेरेंट्स, वो बहुत यंग एज में दे डाइड। मेरे फादर ही वाज 16 इयर्स ओल्ड ओनली। कोई नहीं था सर घर में, वो और मेरे बड़े पापा, 2 भाई। मेरी बुआओं की शादी हो गई थी, देयर वाज नो वन। उस एज में सर मेरे पापा, मेरे जो फुफड़ जी हैं, ही यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हारे फादर, एक बार क्या हुआ जब मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली में मैंने क्या देखा कि ट्रक के ऊपर सर्दी में बोरे नहीं होते, जो मेरे फादर का सर काम था अरबी अदरक का शुरू से ही। तो सर मेरे फादर को उन्होंने उसके ऊपर सोते हुए देखा जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे। वहाँ से जो उन्होंने मेहनत की सर, धीरे 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 सर मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे वो स्ट्रगल कभी नहीं देखने को मिला जो मेरे पेरेंट्स ने देखा है। मेरे घर में सर जब बहुत बड़ा कूलर आया था तब मैं बहुत खुश हुआ था कि मतलब एक कुछ आया है। आज से मैं बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 2004 या 5 की बात कर रहा हूँ। फिर हमारे घर में एक पहला एसी आया, तो मैं रात भर उस एसी के आगे, मुझे एक ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं किसी एक अलग ही वर्ल्ड में, एक फीलिंग नहीं होती आपको, रॉयल वाली फीलिंग आती है। फिर दूसरा एसी आया, फिर तीसरा एसी आया। तो मैंने देखा है अपनी फैमिली को कैसे ग्रो करते हुए। और मैं तो जब बच्चा ही था तो मैं तो कोई योगदान कर नहीं सकता था, पर आज मैं उस स्ट्रगल को समझता हूँ। लेकिन उस मेहनत को आपने धीरे धीरे देखा है कि कैसे बढ़ती है, एकदम से नहीं होता। सर हमारे पास पहले वो मारुति की वो गाड़ी आती थी जिसको हम लोग वो वाली गाड़ी बोलते थे। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट कार, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। हमारे पास पहले वो वाली कार थी, ठीक है, जो सीआईडी में यूज होती थी किसी को बैठाने के लिए, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। तो इसके बाद से फिर हमने दूसरी कार ली, फिर तीसरी कार ली। तो मैंने सर तब मैं ये पे करता था, भगवान काश मुझे कोई इस कार में ना देख ले, मैं सच बता रहा हूँ। पर आज मुझे ये चीज़ फील होती है कि अगर देखता तो देखने दो, क्यों? क्योंकि वो उस समय की मेहनत के अकॉर्डिंग था। एंड आई फील सो, मैं हर किसी से बोलता हूँ, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो। व्हेन यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ एंड यू स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू ऑलमाइटी, इसे हम लोग पंजाबी में शुक्राना बोलते हैं। जब आप शुक्राना करते हो ना सर, तो मैंने भारती सिंह को भी सुना था, कॉमेडियन भारती सिंह को। तो शी सेड कि पहले मैं बहुत चीज़ों के लिए रोती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कपिल शर्मा को भी मैंने सुना है, वो भी यही बोलते थे। जब मैंने शुक्राना करना शुरू किया, थैंक यू ऑलमाइटी फॉर एवरीथिंग, चीज़ें अपने आप ही आती गई। तो यू हैव टू बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि आपके पास जो है सर। एटलीस्ट आज मैं और आप यहाँ बैठ के, एसी में बैठ के, लाइट में बैठ के बैठे तो हैं। कितने लोग सर ऐसे होंगे जो रोडों पर इस समय बैगिंग कर रहे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो धूप में ईंट या पत्थर उठा रहे होंगे, कितने लोग सर ऐसे होंगे जो कितनी सारी बीमारियों से जूझ रहे होंगे। वो लोग जो होंगे ना सर, वो ये बोलेंगे काश भगवान मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे दे और एक छत दे दे, बिल्कुल, और इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे होंगे सर। वो
हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वही है ना ह्यूमन डिजायर, सिंस आई टीच इकोनॉमिक्स, तो ह्यूमन की डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, वंस एक फुलफिल होती है अनदर वन, राइट, तो आ जाती है। सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी कभी फुलफिल नहीं होती, वही वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो वी हैव टू बी थैंकफुल कि हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों को भी हेल्प करेंगे। गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है कि हमें दूसरों को भी देना है, खुद भी चीज़ों को यूटिलाइज करना, तो दूसरों को भी हमें हेल्प करनी है। बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एक लाइफ की जर्नीज होती है ना, आपने हर एक पॉइंट में आप समझा ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हर एक मैसेज है। ओके, वुमेंस की हम बात कर रहे थे, है ना, आपने बताया कि आज का टाइम बदल चुका है, इस टाइम पे वुमेंस भी, है ना, हमारे साथ पूरा हाथ बटा के काम कर रही हैं, ठीक है, फैमिलीज पूरा साथ दे रही हैं, हर जगह ऐसा हो चुका है जहाँ वुमेंस काम कर रही हैं। सर अगर मैं इस देश की सर्वोच्च नागरिक की बात करूं, द फर्स्ट लेडी ऑफ दिस कंट्री श्री द्रौपदी मुर्मू जी की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे बड़ी कोई पोजीशन तो है नहीं इस देश में, तो शायद आपको आंसर मेरा यहीं से मिल जाएगा। सर आज नारी जो है, मैं नारी को हमेशा कहते हैं ना कि नारी माँ है, ममता है, ममता की वाणी है, नारी देवी है, पूजा की थाली है, ठीक है। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट विमेन, तो मैं जब अपनी माँ को देखता हूँ सर, मतलब मुझे, हम सब हाँ स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हैं, मैम भी बैठी हैं कैमरे के पीछे, सर भी बैठे हुए हैं, आप सब बताओ कि हम जब स्कूल गए, वो स्कूल हमारा नहीं, हमारी मदर का होता था। सुबह 5 बजे, अगर क्योंकि सर आई टोल्ड यू कि मैं टाउन से सिटी जाता था, तो मेरी बस 6:30 पे चली जाती थी, और बस किसी का वेट नहीं करती, पता ही है आपको। तो मेरी मदर मेरे लिए 4:30 पे उठती थी। सर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना टिफिन के, मैं स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, बिना टिफिन के कभी स्कूल गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मदर को फीवर। सर मैंने कितनी बार देखा मेरी मदर को रात को फीवर है, सुबह मदर उठ रही है, दवाई खाई उन्होंने सुबह, और उन्होंने मेरे टिफिन बना। सर अगर मैं ये बात करने जाऊँ ना, तो आपका पॉडकास्ट में शायद मैं रो पड़ूंगा, फिर आप बोलोगे मैं नेवर कराए बट आई देन कराए, राइट, तो मैं वो वाली बात नहीं करूंगा। बट आई हैव सीन, मैंने जो मेरे संग कलीग्स है, मैं किसी की भी बात करूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, या मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, सुबह खाना बना के आना, बच्चों को स्कूल भेज के आना, कॉलेज में आना, यूनिवर्सिटी में आना, अपना काम करना, शाम को जाके फिर खाना बनाना। क्या हमारी हिम्मत होती है? हम तो 4 साढ़े 4 पे क्या लगता है आज तो बहुत काम, थक गए। उनको भी देखो, घर जा खाना बनाना, रात तक पूरा किचन साफ करके, देन दे स्लीप बाय 11:30, देन दे अगेन मॉर्निंग में वो 4:30 5 5:30 पे मैक्स टू मैक्स उठ जाते हैं। तो नारी स्त्री शब्द ही एक सर शक्ति को बताता है, और शक्ति नारी है, शक्ति नारी है। चाहे आप उसको माँ दुर्गा के रूप में पूजो, चाहे आप उसको सती के रूप में पूजो, चाहे आप उसको पार्वती के रूप में पूछो, तो वही पार्वती है, वही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, एज ऑलवेज से कि अगर आज हम देखो ना, हिंदुस्तान एक सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ नारी को हर चीज़ में बताया गया है। अगर आज मैं गंगा नदी की बात करूँ, तो गंगा भी कौन है? हमारी माँ है। यमुना भी कौन है? हमारी माँ है। तो नारी को सिंबलाइज बहुत किया गया है, क्योंकि नारी के अंदर सच में सर, नारी के अंदर धारण करने की शक्ति बहुत है, सहनशीलता बहुत है। तो नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो सशक्तिकरण में भी शक्ति का शब्द आता है कि शक्ति को धारण करने वाला नारी सशक्तिकरण होता है, राइट। सो नारी इज, चाहे वो आप लक्ष्मी हो, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, चाहे वो काली हो। अगर काली का रूप क्या है कि अगर कोई गलत बोल रहा है, तो उसका काल की भी, महाकाल की भी महाकाली हैं वो, तो वो विनाश कर देती हैं। शी इज लाइक वेरी फ्रंट काइंड ऑफ, वो एक ऐसी देवी है जो कभी गलत देखती ही नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। और चाहे वो महासरस्वती हो, जिनको हम हमेशा वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो नारी तो सर अर्ध शक्ति है, आदि शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके पास है। तो वही स्त्रियों में भी मैं देखता हूँ। और आप खुद देखो ना कि जब मैं देखता हूँ कि जब भी कोई, हमने सुना है कि जब भी एक कोई बच्चा जन्म लेता है, तो एक माँ को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और शायद वो, मैंने कुछ पढ़ा था, वो कितना शायद इलेक्ट्रिक करंट से भी ज़्यादा होता है जिनको, पर उसके बाद भी वो भगवान को शक्ति देता है। और वही नारी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद उठ के पूरा घर काम कर रही होती है। तो नो वर्ड्स, मतलब मैं तो प्रणाम करता हूँ यहाँ बैठी हर नारी शक्ति को सर, क्योंकि ये बात पुरुष या मैं और आप कभी वो समझ ही नहीं पाएंगे। हम सब बोल सकते हैं इस चीज़ को, पर हम शायद वो रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे जो वो जिस चीज़ से वो गुजरते हैं। तो जितनी भी माताएं, बहनें, जितने भी मेरे दोस्त, मैं सभी नारियों को आज इस चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रेडियो पंजाब 90.0 FM से सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और सभी को मैं ये कहता हूँ कि
आप सभी को सलाम है, आप सभी को सल्यूट है मेरी तरफ से, सर की तरफ से, और करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से और पूरे वर्ल्ड की तरफ से। बिल्कुल। काफ़ी सेंसिटिव है ना, हो बहुत गए हैं हम बहुत बातें ज़्यादा। सुन के। बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, मज़ा आ रहा है थैंक यू बात सो करते मच हुए, सर। है ना, क्योंकि ये बातें हम आजकल सुनते नहीं है किसी से, है ना समझते हैं, मुझे लगता है भी किसी के अंदर शायद कोई करता नहीं होगा। बट थैंक यू इन सारे टॉपिक्स को सामने लेके थैंक यू आने सर, के लिए, थैंक यू सो है ना। मच।